अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी से सवाल। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। खित्ते में कुछ डेवलपमेंट्स बहुत दिलचस्प हो रही हैं, जिसमें अब हाल ही में जो तियानजिन में होने जा रही है शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की एक मीटिंग, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मुमलिकत तो शिरकत करेंगे, लेकिन अहम है इसमें इंडिया की शिरकत। और भारतीय वज़ीर आज़म भी जा रहे हैं चाइना, आफ्टर 7 ईयर्स विजिट करने जा रहे हैं। जो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में भी कुछ दिलचस्प एक्टिविटी हो रही है, जिसमें इसराइल की जानिब से अपनी कार्रवाइयों में इजाफा करते हुए यमन में अटैक किया गया है और वहाँ हलाकतों की इतलात आ रही हैं। एक अहम शख्सियत हूती वज़ीर आज़म, उनकी हलाकत के हवाले से भी खबर सामने आई है, जिसकी तस्दीक होना भी बाकी है, लेकिन कुछ ज़रा इसकी बाकायदा तस्दीक कर भी रहे हैं। तुर्की की जानिब से मुकम्मल बॉयकॉट कर दिया गया है, एयर स्पेस बंद कर दी गई है, इसराइल के साथ ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए गए हैं। ये अपनी जगह पर एक अहम डेवलपमेंट है। मीनवाइल हमारे वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब भी आज टीवी स्क्रीन पर नमूदार हुए। उन्होंने सारी जितनी एक्टिविटी, ग्लोबल एक्टिविटी है, उसके ऊपर अपनी राय का इजहार किया और उसमें पाकिस्तान के किरदार का तस्करा भी किया। मीनवाइल उन्होंने ये भी बताया कि चाइना खित्ते में क्या किरदार अदा कर रहा है और अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात हैं वो किस नहज पे जा रहे हैं। सेठ साहब, अफ़गानिस्तान के साथ मामलात की जब भी बात आती है तो देरीना मामलात हैं और डीप रूटेड हैं, जिनको हल करने की हर हुकूमत ने कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं बिगाड़ रहा, ट्रस्ट डेफिसिट रहा। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे अभी हाल ही में हमने एक मीटिंग देखी, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान अकेले नहीं थे, बल्कि उसमें चाइना का भी किरदार सामने आया। और आपका एनालिसिस ये बता रहा था कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के तहफ़्फ़ुज़ात जिससे अफगानिस्तान हुकूमत को आगाह कर दिया गया है, तो उस पर कॉपरेशन की उम्मीद थी और यूँ लग रहा था कि बर्फ़ अब पिघलेगी और अफगान हुकूमत इन कंसर्न्स को सीरियस लेगी। लेकिन अफगानिस्तान के 2 सूबों में 2 ड्रोन्स अटैक होते हैं, जिनमें हलाकतों की तलाश सामने आती है और अफगानिस्तान की तरफ से इस पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए पाकिस्तानी सफ़ीर को तलब करके कहा जाता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो हम तो समझ रहे थे कि अब दोनों तरफ से रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाएगा और बात जो है नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगी, लेकिन इस नौयत के वाक़े के बाद क्या असरात समझते हैं आप खित्ते पर? जी आशा, आप सही कह रही हैं कि तवक्को तो यही थी कि चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिल के अब अपने मसाइल हल करेंगे। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से टीटीपी और बीएलए दोनों की तरफ से हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर और बहुत कैजुअल्टीज हो रही हैं हमारे यहाँ। तो अब ये जो लेटेस्ट पोजीशन है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ड्रोन अटैक्स हुए हैं टीटीपी के कुछ अड्डों के ऊपर, जिसमें उनके कुछ लोग मारे गए। और अफगानिस्तान की हुकूमत ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल इख्तियार किया और धमकी भी दी है कि हम भी, हमारी तरफ से भी फिर कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि आपको याद होगा कि ईरान की तरफ से बमबारी हुई थी पाकिस्तान इलाकों के जी। जबकि कुछ बलोच इंसर्जेंट ग्रुप्स ने ईरान के अंदर घुस के और उनके कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स या रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के लोगों को मारा था। ये वो बलोच इंसर्जेंट्स हैं जो कि ईरान के खिलाफ अलहदगी पसंद तहरीक चला रहे हैं और ईरान को शक है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है जी। और ये पाकिस्तान के इलाकों में बैठे हुए हैं और यहाँ से जाके अटैक करते हैं। उसके बाद फिर आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक की थी कि आप कौन होते हैं हमारे इलाके के ऊपर हमला करने के लिए, और पाकिस्तान के जेट्स ने भी जाके बम्बार्डमेंट की थी ईरान के एरियाज में, जहां पाकिस्तान का ख्याल था इंडियन और पाकिस्तानी बीएलए के लोग छुपे हुए हैं और वहां से वो अटैक्स कर रहे हैं। आपको याद होगा जब इंडिया का एक स्पाई गुलभूषण यादव को अरेस्ट किया था, तो वो यही पता चला था कि वो ईरान में बेस्ड था और उन्हीं इलाकों में वो आया था क्रॉस करके पाकिस्तान के बीएलए के साथ रब्ता करने के लिए एंड सो ऑन। तो ये तो ईरान ने हमारे पे अटैक किया, हमने ईरान पे काउंटर अटैक किया। उससे पहले आपको याद होगा कि इंडिया ने हमारे पे अटैक किया था, स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की थी और फिर हमने जाके कार्रवाई कर दी थी। मगर ये जो टिट फॉर टैट होता है ना, कि वो आए, उन्होंने करके चले गए और हमने करके चले गए, इसके साथ जो नॉर्मल रिलेशनशिप है ना, वो वैसी की वैसी चलती रहती है, उससे कोई ज्यादा दरार नहीं आती। हमारी ईरान के साथ रिलेशनशिप खराब नहीं हुई, उसके बाद ठीक ही रही। इसी तरीके के साथ मैं ये समझता हूँ कि और जब इंडिया ने वो किया था तो हमने कर दिया, उसके बाद कोई उससे काम खराब नहीं हुआ, काम वैसे ही चलता रहा। वो बाद की बात है कि ये इस दफा पहलगाम के बाद कुछ और मसला बन गया, मगर उस वक्त से वो नॉर्मल रूटीन थी।
अच्छा, पुराने जमाने में ये रूटीन होती थी कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल करके तो अंदर जाके ठक ठुक करके आ जाते थे, तो दूसरी साइड भी आ जाती थी वो ठक ठक करके, और फिर थोड़ी बहुत आर्टिलरी फायरिंग होती रहती थी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट, कि गए आए और थोड़ा बहुत चलता रहा। और वैसे नॉर्मल रिलेशनशिप, तजारत है स्पेशली, वो और डिप्लोमेसी पूरे चलाते रहे। अच्छा, अब अफगानिस्तान के साथ भी मेरा ख्याल है इसी किस्म की अब सिचुएशन है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, उसको एहसास हो गया है कि टीटीपी और बीएलए जो है ये पाकिस्तान को बहुत तंग कर रहे हैं, और इसमें चाइना के जो इंटरेस्ट हैं वो भी खराब हो रहे हैं, क्योंकि चाइना के भी बेसिकली जो अटैक हो रही है पाकिस्तान के ऊपर, वो सीपैक के खिलाफ अटैक है। तो इसीलिए चाइनीज गॉट इन्वॉल्व। इंडिया भी नहीं चाहता सीपैक चले, और जाहिर है बीएलए को भी इस बात का एहसास है कि अगर चाइनीज इंटरेस्ट बलूचिस्तान में ज्यादा है, ग्वादर में है, फिर अदर अदर इंटरेस्ट हैं। अब वो जो हाईवे बननी है फ्रॉम बलूचिस्तान टू अफगानिस्तान एंड देन फर्दर अप टू सेंट्रल एशिया, तो इसलिए डायरेक्ट अटैक पाकिस्तान पे है, इनडायरेक्ट जो है दैट इज ऑन चाइना। और इनडायरेक्ट चाइना के ऊपर जो है वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इधर उधर से सीआईए का हाथ भी होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा, तो अब मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान ने अटैक की है ऑन टीटीपी हाइडआउट्स, इसके साथ कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा शिप के अंदर अफगानिस्तान के साथ। उन्हें बता दिया गया था पहले कि हम एक्शन लेंगे अगर हमारे खिलाफ ये कार्रवाई रही। और मेरा ख्याल है असेसमेंट है मेरी कि अफगानिस्तान ने कहा होगा, देखिए अगर आप ऐसा काम करेंगे तो जाहिर है हम तो आपको रोक नहीं सकते, हमारे पास तो कोई एयरफोर्स नहीं है, ना ही हम आपके साथ जंग करेंगे जी। और हमें भी तकलीफ है कि यही लोग यहाँ बैठे हुए हैं और किसी वक्त भी हमारे खिलाफ भी अपनी गन्स खोल सकते हैं। तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रोक सकते हैं तो रोक लें, मगर ये है कि जब आप करेंगे ऐसी चीज तो हम आपको कंडेम करेंगे। वी डेफिनेटली, अदरवाइज तो हमारी सॉवरेंटी की बात बन जाती है ना कि आप चुप करके बैठे थे, तो हम तो कंडेम करेंगे। अच्छा, तो अगर आपने करना हुआ कुछ तो कर लीजिएगा, देखिए कि सिविलियंस के ऊपर ज्यादा अटैक नहीं होनी चाहिए। आप अगर अपने जो लाइबिलिटीज हैं उनके ऊपर अगर आप करना चाहें तो वी आर नॉट गोइंग टू, वी कांट स्टॉप यू, एंड हम कंडेम तो करेंगे। तो मेरा ख्याल है हमें थोड़ी बहुत इंडिकेशन ये थी कि हम कर सकते हैं ऐसी चीज, प्रोवाइडेड ज्यादा प्रोलॉन्ग ना हो और सारा वक्त ना होती रहे। फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर हमारा ख्याल है कि कोई आपको हाई वैल्यू टारगेट्स मिलते हैं तो कर लें आप। और ये बड़े तरीके से ये बात कही जाती है, ये नहीं कहा जाता कर लो जी कोई गल नहीं, ये बड़े इशारे होते हैं कि दोनों तरफ से, और समझ आ जाती है कि इसके बाद अगर आप करेंगे तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो मेरा ये, हाँ, इंटेलिजेंस शेयरिंग, टीटीए तो आपको कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करेगी, मगर कम से कम ये है कि वो कोई आपके खिलाफ कोई लंबी चौड़ी मुहिम नहीं चलाएंगे, कंडेम करके फारग हो जाएंगे, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि मेरा ख्याल है जो मेन इशू ये है कि इसके साथ क्या अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात खराब हो जाएंगे? नहीं, मेरा क्या इसका ये मतलब है कि आगे से पाकिस्तान अटैक नहीं करेगा जहां हाई वैल्यू टारगेट्स मिलेंगे? नहीं, इसका ये भी मतलब नहीं है। तो मेरा ख्याल है हस्बे मामूल पाकिस्तान ने एक दफा नहीं काफी दफा ये बात अब कह चुका है, स्पेशली अंडर द न्यू रिजीम, कि अगर पाकिस्तान को जो अटैक करेंगे वी विल रिटेलिएट, और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम घुस के ठोकेंगे। ये बात तो अब वाजे हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि उसी पॉलिसी के तहत ये हुआ है और आगे भी होगा। जितने ज्यादा अटैक्स होंगे फ्रॉम टीटीपी या फ्रॉम बीएलए, तो आई थिंक हमारी तरफ एक स्ट्रेटेजिक फैसला हो गया है कि हम जाके घुस के ठोकेंगे। सो आई थिंक ये इस किस्म की सिचुएशन है। और मेरा नहीं ख्याल इसके साथ अफगानिस्तान के साथ कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन जो है वो खराब हो जाएंगे या बातचीत बंद हो जाएगी, या जो इस वक्त जो एक अटेम्प्ट की जा रही है कि थोड़े से आगे बढ़ा जाए डिप्लोमेटिकली, ताकि अगले 6 माह के अंदर अंदर मामले हल हो तो रिकग्निशन की तरफ भी बात चले। तो मेरा ख्याल है वो अपनी तरफ चलेगा, ये भी चलेगा साथ। और चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो फोरम बना है ये एक्टिव ही रहेगा। और इसमें आज सागदार साहब ने बताया कि हमने अफगानिस्तान से ये कहा था या तो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करें या हमारे हवाले करें, तो ये दोनों चीज़ें तो शायद अफगान हुकूमत को नुकसान देंगी। मीनवाइल वजारत ख़ारिजा, पाकिस्तानी वजारत ख़ारिजा ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया, बस इतना कहा है कि हम अपने शहरियों की दहशतगर्दों से हिफाजत के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे या कर सकते हैं या की हैं। There you go.
तो वही बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एक फैसला हो चुका है, पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है जी। कि अगर अफगानिस्तान की तरफ से हमले होंगे तो वील गो इन एंड हम ठोकेंगे जाके, और ये अफगानिस्तान को बता दिया गया है। अब अफगानिस्तान ने जाहिर कहा होगा कि आप ये मत करें, हम कंडेम करेंगे, ये है वो तो कहेंगे, जी। बट आई थिंक इन्होंने ये फैसला कर लिया कि ये विल कैरी ऑन। और मेरा जो रियल इश्यू है वो ये है, मेरा नहीं ख्याल इसके साथ आपकी कुट्टी हो जाएगी अफगानिस्तान के साथ, या वो अफगानिस्तान जो है वो टीटीपी के साथ मिलके, टीटीए और टीटीपी मिलके आपके ऊपर को हमला कर देंगे। आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन। पाक अफगान ताल्लुकात किस नहज पे जा सकते हैं ये तो हमने जाना। सेठी साहब, यूक्रेन वॉर के ख़ात्मे के लिए डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह मुस्तैद और एक्टिव थे, वो हम देख रहे हैं कि उस पर काफ़ी अब उसमें नरमी आ चुकी है या वो स्लो हो चुका है। लेकिन मीनवाइल मिडल ईस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो रही है। जर्मनी ने अपने शहरियों को कहा है कि ईरान से निकल जाएं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन सख्त पाबंदियों का इरादा ईरान पर रखता है। दूसरी तरफ तुर्की की तरफ से इसराइल के खिलाफ जो इकदाम किए गए, ये किस बात का मजहर है? देखिए, मुझे कुछ शक पड़ रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की जो मीटिंग होनी है असेंबली की, सिक्योरिटी काउंसिल, वो सितंबर के आखिर में होती है। हाँ, उससे पहले मैं समझता हूँ कि इसराइल जो है और अमेरिका मिलके कुछ कार्रवाई करेंगे, ताकि अगर वहां कोई लड़ाई झगड़े हों या कोई रिकग्निशन की बात हो, जो कि फ्रांस भी धमकी दे रहा है, यूके ने भी कहा है, मतलब और लोगों ने भी ये बात कही है कि कनाडा ने भी ये बात कही है कि हम शायद रिकग्नाइज कर ले पैलेस्टाइन को। तो अब तो मेरा ख्याल है उसको या तो प्रिएम्प्ट करने के लिए, या ये कि ठीक है रिकग्नाइज करना चाहते हैं, उससे पहले हम कोई कार्रवाई करके कुछ चीज कोई हाथ में कुछ ले लें, ताकि अगर पीछे भी हटना पड़े तो कंसीड उस वक्त करे, अभी और कुछ चीज हाथ में पकड़ लें। तो इसी सिलसिले में मेरा ख्याल है 2-3 इनिशिएटिव्स मुझे नजर आ रहे हैं, जिनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके के साथ स्टेटस को थोड़ा सा और अपने हक में कर लिया जाए, ताकि जहां भी कभी भी कहीं कंसेशन करनी पड़े तो फिर यही चीजें वापस कंसीड कर दी जाए। ये नॉर्मल टैक्टिक्स होते हैं कि जब नेगोशिएशन में जाते हैं तो कुछ हाथ में और चीजें ले लेते हैं, ताकि अगर देनी पड़ जाए तो दे दें। तो अब मेरा ख्याल है इसमें 2-3 इश्यूज जो मुझे नजर आ रहे हैं। एक तो ये कि इसराइल ने ये जो प्लान बनाया है कि जी गाजा को नेक्स्ट ही कर लेना है, रिजर्विस्ट कॉल कर लिए हैं, 50-60 हजार रिजर्विस्ट कॉल कर लिए हैं, 1-1.5 लाख की पहले फौज है उनके पास, एंड दे आर गोइंग टू ट्राई एंड पुश द पैलेस्टीनियंस आउट इन द नेक्स्ट 3 वीक्स ऑफ वो, ताकि अगर ये सीज फायर करनी भी पड़े या कोई कंसीड करना भी पड़े तो कम से कम जो चीज हाथ में होगी वो तो फिर बंदा कहता है ना कि स्टेटस को रहेगा। तो मेरा ख्याल है एक तो ये मुझे लगता है कि इजराइल इज गोइंग टू पुश अहेड, और वो केयर नहीं करेगा कि हॉस्टेजेस जो हैं उनके साथ क्या होगा या क्या नहीं होगा। आई थिंक ये जो डिमांड है ना कि ये हॉस्टेजेस को रिलीज करने के लिए सीज फायर कर लें या नेक्स्ट ना करें, मेरा ख्याल है नेतन्याहू इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वो करेगा जो उसने करना है। अच्छा। ताकि उससे पहले ये इस सितंबर में ही ये सारा रैप अप कर ले जिस हद तक कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ओके कर दिया है इस प्लान को। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दिन से यही कहा था, उस वक्त तो यही बात थी ना कि अमेरिका टेक ओवर कर लेगा और इसको रिवियरा बना देगा, फ्रेंच रिवियरा एक बना देगा, और बाकी पैलेस्टीनियंस जो हैं उनको कहेंगे कि आप चले जॉर्डन चले जाएं, सऊदी अरेबिया चले जाएं, यमन चले जाएं, इधर उधर चले जाएं, आप लोग सीरिया चले जाएं, और ये जो है इसको हम एक इंटरनेशनल रिजॉर्ट बना देते हैं। इसी किस्म की बात थी, और उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी प्रपोज किया था कि पैसे जो हैं उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए वो हम सऊदी अरेबिया से और मुस्लिम ममालिक से हम लेंगे एक्सेट्रा। तो मेरा ख्याल है कि ग्रीन लाइट मिल गई हुई है और ये करेंगे अब ये काम। इसका मतलब ये है कि और लोग मारे जाएंगे और जेनोसाइड होगी वहाँ, और इसके लिए इसराइल और अमेरिका तैयार है, डोनाल्ड ट्रंप तैयार है। तो एक तो ये मुझे नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो इशारा जो मुझे एक और नजर आ रहा है कि बड़ी अग्रेसिव किस्म की इंस्टिंक्ट्स हैं अमेरिका की और इसराइल की, तो यमन के जो डेवलपमेंट है, आपने भी जिक्र किया कि यमन के ऊपर फिर टारगेटिंग हो रही है, और एक क्लेम ये किया जा रहा है कि यमन का एक प्राइम मिनिस्टर को इसराइल ने टारगेट किया, भी कंफर्मेशन पता जी, ईरानी बैक, जाहिर है यमन इज बैक बाय ईरान। अच्छा, अब बात यह है कि एक तरफ यूरोपियन यूनियन जो है वो टफ हो रही है, वो कह रही है ईरान के ऊपर और सख्ती की जाए, दूसरी तरफ यमन के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दिया इसराइल ने और अमेरिका ने, और शाम के साथ भी बातचीत चल रही है और कहा जा रहा है डीमिलिटराइज करें उस एरिया को जहां से इसराइल को थ्रेट्स हो सकते हैं।
हाँ, मगर शाम तो उनके हाथ में आ गया ना। जी। तो इसलिए, मगर एट द सेम टाइम तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं कि एक तरफ शाम के साथ टेरिटरी ली जा रही है, उनको और दबाया जा रहा है, या उनको अपने कैंप में लाया जा रहा है ताकि शाम जो है वो इंटरफेयर ना कर सके, वो इशू ना बने। दूसरी तरफ ईरान को टारगेट फिर से किया जा रहा है ताकि ईरान और यमन का जो नेक्सस है, जो लिंक है, वो तोड़ा जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान की तरफ से कोई जाराना कार्रवाई नहीं हो रही। जी। कार्रवाई अगर कोई हो रही है अग्रेसिव, तो वो हो रही है यमन की तरफ से। जी। एक वाहिद मुल्क रह गया है जो अभी भी नई दबाव में आया और अभी भी मिसाइल शिसाइल मार रहा है, और वो अभी भी इट्स नॉट अंडर कंट्रोल। तो मेरा ख्याल है ये ईरान यमन को टारगेट किया जा रहा है एक तरफ, कि ये एक दो आखिरी आउटपोस्ट रह गए हैं रेजिस्टेंस टू इसराइल, और नंबर दो, इसराइल जो है वो गाजा को एनेक्स करने जा रहा है ताकि ये मसला जो है ना, इसको बिफोर एनी फर्दर पीस इनिशिएटिव्स आर टेकन, तो इसको पक्का हाथ पे कर लिया जाए। इस किस्म की चीज वहां मुझे डेवलपमेंट नजर आ रही है। तो ऐसे में तुर्की की जानिब से बॉयकॉट, एयर स्पेस बंद कर देना, और दूसरी तरफ आर्मेनियन जेनोसाइड का तस्लीम किया जाना एक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का, इससे पहले किसी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसा करने से अवॉइड किया, तो नेतन्याहू ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सही है, आप सही कह रही हैं। टर्की का जो प्रॉब्लम है ना विद द मिडल ईस्ट के अंदर, वो है कुर्दों का, जो कि, और वो कुर्द जो है ज्यादातर जो है वो सीरियन टेरिटरी में है, और वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट, ऑटोनमस रीजन, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं, सेसेशनिस्ट हैं। टर्की के अंदर भी कुर्दों की एक इसी किस्म की सेपरेटिस्ट तहरीक चल रही है। उसको पहले तो अमेरिका की तरफ से सीक्रेट इमदाद मिलती थी, और वो लोग जो कि टर्की के खिलाफ थे। अब सूरत हाल ये है कि टर्की ने भी इसीलिए इंटरवेंशन की थी सीरिया के अंदर, वो उन ग्रुप्स को हेल्प कर रहे थे जो कि कुर्दों के खिलाफ थे, एंड सो ऑन। तो अब मेरा ख्याल है कि ये फैसला हुआ है कि ये कि टर्की के साथ भी हार्ड लाइन लेनी है, क्योंकि टर्की भी एक बहुत बड़ा एक इमर्जिंग पावर बन रहा है। तो अब हुआ ये है कि इन्होंने जो अनाउंस किया है, क्योंकि याद रहे कि टर्की ने बड़ी सॉलिडली कंडेम किया है इसराइल को, और वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, और टर्की के अभी भी बहुत से इंटरेस्ट हैं इन सीरिया। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने ये जो आर्मीनिया वाली बात की है ना, ये बिल्कुल पंगा लेने वाली बात की है। आर्मीनिया का है मसला क्या, क्यों इसराइल ने आर्मीनिया की जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले और उसके दौरान जो इश्यू बने थे, तो वो क्यों इसको फिर से एक दफा छेड़ा है। अब आर्मीनिया का इशू क्या है, मैं एक सेकंड में एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए लोगों को। आर्मीनिया के अंदर क्रिश्चियंस थे, कोई अबाउट 800,000 टू 1 मिलियन के करीब, और ये एक ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। और जब ऑटोमन एम्पायर ब्रेकअप करने से पहले वहाँ यंग टर्क्स का एक मूवमेंट था जिन्होंने सीज कर लिया था पावर, और ऑटोमन्स जो ये जो आर्मेनियंस थे, इनकी भी एक सेपरेटिस्ट तहरीक थी कि हम अलग एक अपनी रियासत बनाएं। अब ऑटोमन्स जो थे मुसलमान थे और ये क्रिश्चियंस थे, तो ऑटोमन्स ने ठीक ठाक ठुकाई की इनकी बिफोर द एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, और उसके बाद भी बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये काफी इनके ऊपर दबाव रहा आर्मेनियंस के ऊपर, और काफी इनकी तरफ से भी टेररिस्ट एक्ट्स हुए इन टर्की। तो जब ये यंग टर्क्स ने इनको फिर सोचा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो रही थी उससे, तो उन्होंने सोचा अंडर कवर ऑफ दिस हम जितनी जेनोसाइड कर सकते हैं तो इनको खत्म कर दें हम मार मार के। तो यहाँ इन्होंने क्रिश्चियंस को, आर्मेनियन क्रिश्चियंस को मार मार के निकाल के मारा, और इनको लॉन्ग मार्चेस करके निकाला फ्रॉम दिस एरिया, और वो काफी उसके ऊपर तारीख लिखी गई है। तो अब जो इन्होंने जो बात कर दी है जेनोसाइड की, कि जी टर्की तो मानता नहीं है, बिकॉज जाहिर है वो ऑटोमन्स खत्म हो गए, तो उसके बाद फिर एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किस किस्म की तहरीक टर्की स्टेट बनी। तो जाहिर है कोई अपनी पुरानी तारीख जो है इस किस्म की खूनी तारीख को लोग नहीं मानना चाहते, होती है मगर वो नहीं मानते। और इजराइल ने ये जो पंगा लिया है कि हाँ वो तो जेनोसाइड थी, अब क्योंकि इजराइल के ऊपर चार्ज लग गया है, टर्की लगा रहा है कि आप जेनोसाइड कर रहे हैं, तो इजराइल ने वापस चार्ज लगा दिया कि आपने भी तो जेनोसाइड की थी। आप कौन होते हैं हमें बताने वाले, आपने भी तो आर्मीनिया के ऊपर क्रिश्चियंस के ऊपर जेनोसाइड की थी।
तो ये और उसकी वजह से अब टर्की ने अपने तल्लुकात जो है अर्दोगान ने एकदम अब्रप्ट इसराइल के साथ खत्म कर दिए और रप्चर कर दिए। तो इस किस्म की डेवलपमेंट्स भी अब हो रही हैं। ये सारा एरिया जो है ना, पुरानी नई बातें निकल रही हैं और लड़ाई झगड़े शुरू हो रहे हैं। तो शुरू में तो आपने डिस्कस किया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान ईरान के साथ हुआ, फिर पाकिस्तान इंडिया के साथ है, उधर रशिया एंड यूक्रेन में है, और अब पहले अभी हमने देखा ईरान के साथ क्या हुआ। तो ये आई थिंक जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है ना, ये तब्दील हो रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ग्लोबल ऑर्डर चेंज हुआ, नई रियासतें बनी, इंपीरियलिज्म जो थी वो उसने नई नई स्टेट्स बनाई, अपने उनको कंट्रोल किया, हेजेमनी क्रिएट की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर लड़ाई झगड़े हुए, फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो डीकॉलोनाइजेशन शुरू हो गई, बहुत सी रियासतें अब इंडिपेंडेंट होनी शुरू हो गई, एम्पायर टूटने शुरू हो गए। अब फिर ये मैं देख रहा हूँ कि एक किस्म की सारा ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है। वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ग्लोबल ऑर्डर बनाया था, रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड नेटो, वो भी अब टूट रहा है और लोग जो है वो खड़े हो रहे हैं। और आई थिंक ये बड़ा इस वक्त ट्रिकी मोमेंट्स हैं इन द नेक्स्ट 5-10 years, जहां हर किस्म का जो पुराने ऑर्डर्स हैं वो अटैक आ रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस और द अदर, और रियासतें जो हैं दे आर फीलिंग द हीट। नए नए अलायंसेस बन रहे हैं और नए नए मिलिट्री पैक्ट्स बन रहे हैं और नए नए डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ऑल विच सिग्निफाई कि द लेवल ऑफ वायलेंस इज गॉन अप। क्योंकि जब भी तब्दीली इस किस्म की होती है तो उस वक्त लेवल ऑफ वायलेंस गोज अप। So that is what is happening now on the global stage. We are seeing a shift in global power politics. Unilateral, rules-based order imposed by the United States and Europe. We are moving into a multipolar world with different power centers and also new alignments. So that is, और इसके अंदर फिर हमेशा टर्मोइल और इंस्टेबिलिटी होती है जब ये सब चीज़ें हो रही होती है। तो दुनिया मजमूई तौर पर तब्दीलियों की जद में है। पहली आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि महदूद पैमाने की जंगों के बाद दुनिया का नक्शा बदलने जा रहा है। और जो तब्दीलियां हो रही हैं उनके मुहर्रिकात क्या हैं, पस मंज़र क्या है, आपने जाना। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। कसीर तादाद में सवालात हमारे पास मौजूद है, जिनमें एक बड़ा जामे नौइयत का सवाल है मुबारक अली का लाहौर से। सेठी साहब, ये फरमाइए कि मॉडर्न ज़माने में एक फील्ड स्टेट किसे कहा जाता है? क्या इसमें स्टेट के मुख्तलिफ ऑर्गन्स यानी इंस्टीट्यूशंस के काम ना करना है, उनकी जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी का ना होना है, और किसी सजा या जजा के एलिमेंट का इम्प्लीमेंट ना होना है, वगैरह वगैरह? फरमाइए, ऐसी स्टेट को अवाम कैसे कामयाब स्टेट में बदल सकते हैं? हाँ, ओके। फेल्ड स्टेट, देखिए बहुत ही वसी सब्जेक्ट है, इसमें बहुत कुछ लिखा गया है और कुछ अभी इसके ऊपर रिसर्च भी जारी रहती है कि फेल्ड स्टेट्स क्या होती हैं या फेलिंग स्टेट क्या होती है और क्या उसके दर्जे होते हैं कि नहीं होते। इसके लिए इंडेक्सेस भी बने हुए, जैसे ट्रांसपेरेंसी का इंडेक्स है ना, करप्शन का इंडेक्स, इसी तरीके के साथ फेल्ड स्टेट्स का या फ्रेजाइल स्टेट्स का इंडेक्स है। अब फ्रेजाइल स्टेट क्या होती है? फ्रेजाइल स्टेट जो कमजोर, टॉटरिंग, गिर रही, वो उसके लिए भी लोगों ने इंडेक्सेस बनाए हुए हैं। अब एक इंडेक्स है फ्रेजाइल स्टेट्स का, जिसके अंदर कोई 100 के करीब स्टेट्स को उन्होंने कहा कि ये फ्रेजाइल स्टेट्स है, ये कमजोर स्टेट्स हैं, कोई ना कोई मसले हैं इनके अंदर। बाय द वे, ये मैं आपसे कहूँ कि पहले नंबर पे जो फ्रेजाइल स्टेट है वो ऑलमोस्ट अ फेल्ड स्टेट ही है, लाइक सूडान। अब फेल्ड स्टेट्स या कमजोर स्टेट्स जो होती है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे पहचाना जाता है कि ये फेल्ड स्टेट है या ये फेलिंग स्टेट है या ये कमजोर स्टेट है, रियासत है। तो उसमें कोई ना कोई पॉइंट्स काफी हैं, मैं मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूँ। फेलिंग स्टेट्स या फ्रेजाइल स्टेट्स क्या होती हैं? पहली बात तो सबसे अहम जो मेरे ख्याल में जो है वो है कि आपको पता है कि रियासत का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है, वो ये होता है कि क्या मोनोपोली ऑफ वायलेंस, तशद्दुद करने का मोनोपोली जो है वो रियासत के पास है। सो वो रियासतें जहां सिविल वॉर हो रही होती है उनको कहा जाता है कि दे आर फेलिंग स्टेट्स। तो जिस रियासत के पास मोनोपोली नहीं है वायलेंस की, वो स्टेट जो है वो कमजोर स्टेट है।
तकड़ी स्टेट वो है कि सारी मोनोपोली ऑफ पावर जो है वो स्टेट के पास। तो पहली बात तो ये है कि जहां कोई वॉरलॉर्ड्स हों, जैसे अफगानिस्तान में रहे हैं, उस किस्म की चीज। फिर क्राइम और वायलेंस बहुत बड़े पैमाने पे हो। अब सिविल कॉन्फ्लिक्ट हो रही हो, ऑर्गेनाइज क्राइम हो, जिसको गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, रियासत को पूरा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। तो एक ये भी एक इंडिकेशन है कि आप स्ट्रॉन्ग स्टेट है या कमजोर स्टेट है। इस वक्त सोमालिया जो है वो एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है जहां ऑफ अ फेल्ड स्टेट। अफगानिस्तान तालिबान के अंदर इज अ फेल्ड स्टेट। अभी तक वहां रियासत की सवाल ये है कि वो वायलेंस के जरिए कंट्रोल है उनका, मगर कोई सर्विसेज नहीं है, कोई फंक्शनिंग गवर्नमेंट नहीं है उस किस्म की। यमन का भी यही हाल है, वहां भी कोई नहीं है। साउथ सुडान की सिचुएशन इसी किस्म की है, हाइटी की सिचुएशन इस किस्म की है। तो ये इस किस्म की चीजें होती हैं जो कि फेल्ड स्टेट डिफाइन करती है, या फेलिंग स्टेट। फेल नहीं होगी, फेल तो स्टेट तो टूट जाती है ना। जी जी। जब स्टेट टूट जाती है तो वो फेल हो गई। तो तारीख में फेल्ड स्टेट्स भी हैं और फिर फेलिंग स्टेट्स हैं जो कि सारा वक्त कोई ऊपर नीचे होती रहती हैं और पता नहीं चलता कि ये सर्वाइव भी करेंगे कि नहीं करेंगे, डिग्री में आ रहे हैं। लेकिन अवाम कैसे एक फेल्ड स्टेट को या फ्रेजाइल स्टेट को कामयाब स्टेट में बदल सकते हैं? अवाम कैसे बदलेंगे? हुक्मरान नहीं बदलते हैं ना। हुक्मरान आज फैसला करें कि लड़ाई झगड़े बंद करने हैं, मिल के कुछ अपनी जेब काटनी है और अवाम के लिए कुछ करना है, कोई हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर दें, कुछ ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दें, कुछ तालीम प्रोवाइड कर दें, कुछ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दें। ये सारी चीजें जिसका मैंने जिक्र किया है, अगर ये बेहतर हो जाती है तो यू विल बी फाइन। अवाम की बेहतरी के लिए कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा है। फैसला साजों के हाथ में है मुस्तकबिल किसी भी स्टेट का। वापस आते हैं प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अब एक ऐसे व्यूवर हैं जो कहतो रिजाल की शिकायत कर रहे हैं, उन्हें कोई और नहीं मिला और वो सेठी साहब से जानना चाह रहे हैं सवाल। वो सवाल क्या है, तैयब लाहौर से पूछ रहे हैं। बहुत अरसे से एक सवाल मेरे जहन में है, लेकिन कोई ऐसा शख्स मुझे नहीं मिला जिससे मैं ये सवाल कर सकूं। तो माशाल्लाह आपके तजिए और तजर्बे से मुझे यकीन है कि आप इसका सलीस और आसान लफ्ज़ों में जवाब देंगे कि ये दुनिया में ये जो पाबंदियां लगती हैं, सैंक्शन जो लगती हैं, ये अमेरिका ही क्यों लगाता है? पूरी दुनिया की ताकत, रशिया इतना बड़ा मुल्क है, चाइना है, इंडिया है और दीगर हैं, तो पाबंदियों का इख्तियार अमेरिका को क्यों है? ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। चले आज को आपको बड़ी सिंपल तरीके से समझा देते हैं। अमेरिका बादशाह है ना जंगल का। अमेरिका के पास मिलिट्री पावर है, अमेरिका के पास इकोनॉमिक पावर है, अमेरिका का डॉलर दुनिया में रूल करता है। अमेरिका सो कॉल्ड फ्री वर्ल्ड का लीडर है, यूरोप भी उसके नीचे है। तो अमेरिका की जो इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर है उसकी वजह से वो ठेकेदार है, और उसकी जो मंडी है वो सारे चाहते हैं कि उसकी मंडी में जाके बेचे अपना माल और चार पैसे बनाए, और सब चाहते हैं कि वहीं चले जाए, अमेरिका माइग्रेट कर जाए, वहां जाके फ्यूचर बनाए। तो अमेरिका जंगल का बादशाह है। अब जंगल का बादशाह ही तो सैंक्शन करेगा, और कौन सैंक्शन करेगा? और वो धमकी उसकी ये है कि आप हमारी बात माने, नहीं तो हम सैंक्शन कर देते हैं। सैंक्शन का मतलब यह है कि आप ना आ सकेंगे, ना जा सकेंगे, ना कारोबार हमारे साथ कर सकेंगे, तो आपको तो बड़ी तकलीफ होगी। यही तो डोनाल्ड ट्रंप का ड्रामा है कि ये जो मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो यही तो कर रहा है। वो अब सैंक्शंस, ये जो टैरिफ्स कर रहा है, ये सैंक्शंस हैं किस्म के कि हमारी बात सुनो, नहीं तो फिर हम ये कर देंगे, नहीं तो हम ये कर देंगे। तो वो सैंक्शन जब करता है तो जिसके ऊपर सैंक्शन लगाता है वो उसको तकलीफ होती है, बिकॉज उसको अमेरिकन मार्केट की बड़ी जरूरत है, उसे अमेरिका से चीजें भी खरीदनी है, उसकी भी बड़ी जरूरत है, अमेरिका में बेचनी भी है चीजें, उसकी भी बड़ी जरूरत है। तो जब सैंक्शन वो लगा देता है तो फिर आप अवॉइड नहीं कर सकते ना, आपको फिर गिटने टेकने पड़ते। तो और कोई सैंक्शन लगाए तो आप कहेंगे जा साडा की फर्क पैदा है। अब यूके जो है वो आपके ऊपर कोई सैंक्शन लगा दे तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई और जगह से कुछ मिल जाएगा। तो अब कल को अगर चाइना आपके ऊपर कोई सैंक्शन लगा देता है तो आपको तकलीफ होगी, मगर अभी वो चाइना तो इस किस्म के काम नहीं करता। अमेरिका जो है वो एक साम्राज्य है, इंपीरियलिस्ट पावर है, और आजकल तो खैर ज्यादा ही डिक्लाइन में है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसका कमजोर होता जा रहा है रिलेटिवली। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि सैंक्शंस जब अमेरिका लगाता है तो उसको उसके ऊपर फिक्र करना पड़ता है। एग्जांपल आपको देता हूँ,
अमेरिका ने कहा था पाकिस्तान को, इंडिया को, सबको कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, आप ईरान से तेल खरीदेंगे हम सैंक्शन लगा देंगे। तो सैंक्शन का क्या मतलब था? हम IMF को कहेंगे आपको पैसे नहीं देने, हम वर्ल्ड बैंक को कहेंगे आपको पैसे नहीं देने, हम आपको F-16 के स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे, हम आपके ऊपर पाबंदियां लगा देंगे। ठीक, अच्छा, आप जो है जो एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर पाबंदी लगा देंगे। तो हमने कहा अच्छा जी ठीक है, फिर हम ईरान के साथ वो पाइपलाइन जो है वो नहीं करते, तेल भी नहीं खरीदते, वो पाइपलाइन भी नहीं करते, क्योंकि आप सैंक्शन कर देंगे। क्योंकि अमेरिका ने ईरान को टाइट करना था तो हमारे ऊपर हमें टाइट कर दिया ताकि ईरान टाइट हो जाए। ये वही बात है ना, जैसे इंडिया को टाइट कर रहे हैं कि रूस टाइट हो जाए। अब इंडिया जो है वो कहता है हम नहीं टाइट होते, और हम कहते हैं हम टाइट हो जाते हैं। क्यों? इंडिया डिपेंड नहीं करता ना अमेरिका पे। अमेरिका ने उनके ऊपर टैरिफ लगा दिए तो चलो $8-10 बिलियन का उनको फर्क पड़ जाएगा उनकी एक्सपोर्ट्स के अंदर। ठीक, तो $8-10 बिलियन उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनके रिजर्व जो हैं वही कोई 200 बिलियन के करीब है रिजर्व। मेरा ख्याल इससे भी ज्यादा इंडिया के 500-600 बिलियन के रिजर्व है उनके पास। तो वो कहते हैं ठीक है, दो दिन की तकलीफ होगी, हम इधर उधर से अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा देंगे। ठीक है, 10 बिलियन भी 10 बिलियन, हमारे लिए तो 1 बिलियन का कुछ हो जाता हम मुड़ जाते हैं। हम तो 1-2 बिलियन के लिए IMF के पास भागे जाते हैं। तो हमारा तो ये हाल है। तो इसलिए हमारे ऊपर जब सैंक्शन लगती है तो हम तो उड़ जाते हैं, ना 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 सानू सैंक्शन ना लगाओ, मर के जी रहे। तो ये है, दिस इज व्हाई अमेरिका इज जो जंगल का बादशाह, और कोई बादशाह नहीं है जब जंगल का एक ही बादशाह होता है। अब क्या हो रहा है कि वो बादशाह को चैलेंज किया जा रहा है। ये जो सारी बातें आ रही है ना, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर अब एक अमेरिका और यूरोप का एक पावर सेंटर, जो पहले एक ही था और कोई नहीं था। जैसे सोवियत यूनियन टूटा 90 में, तो उसके बाद एक रह गया। उससे पहले सोवियत यूनियन था और अमेरिका था। सोवियत यूनियन खत्म हुआ तो अमेरिका रह गया। अब ये है कि चाइना बढ़ गया। अब चाइना ने रूस के साथ पकड़ लिया और एक ब्रिक्स को तकड़ा करना शुरू कर दिया है, सेकंड सोर्स ऑफ पावर। मे भी कल को करेंसी भी उनकी अलग हो जाएगी, मे भी उनका बैंकिंग सिस्टम भी अपना बना लेंगे, और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो बन जाएगा। तो आपके सवाल का जवाब इससे सिंपल तरीके से मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता था। ठीक है, इसी से मुतालिक और इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवाल हमें आते रहते हैं। हमारे एक पुराने नाज़िर हैं अमित जी, लखनऊ से, काफ़ी अरसे से सवाल भेज रहे हैं। गाहे बगाहे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आने वाले करेंगे आपके सवालों के जवाब आप तक पहुँचा सकें। बिलाल पर्थ से, नादिर शाह पेशावर से, सजाद न्यूजीलैंड से, रियाज अहमद शिकारपुर से, ताहिर जमान फैसलाबाद से, उम्मे अहमद स्पेन से, ज़िशान अहमद अजमान से, और इसके अलावा भी कई सवालात आने वाले प्रोग्राम्स तक उठा रखते हैं। बात अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।